वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे जियोग्राफी पेपर 1 बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। पेपर 1 का नाम है जियोग्राफिकल थाट अर्थात भौगोलिक विचारधारा। उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उसके बारे में कहने का मेरे मतलब ये है कि आज के वीडियो के माध्यम से हम मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो भी जियोग्राफिकल थाट वाले। जियोग्राफिकल थाट का जो आपका पेपर है यानी फर्स्ट पेपर है जियोग्राफी का बीए थर्ड ईयर वालों, तो आप में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं और उन प्रश्नों के उत्तर को आपको कैसे लिखना है, इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास रहेगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं उन सभी मुद्दों पर। चले तो जियोग्राफी यानी भूगोल न्यू मॉडल पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए। ओके, पेपर 1 आपका होगा जियोग्राफिकल थाट। इसके बाद में पेपर 2 आपका है। पेपर 2 का नाम आप सभी को पता होगा। पेपर 2 का क्या नाम है भाई? पेपर 2 का आपके नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज का नाम है। पेपर 2 का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज। और पेपर 3 का क्या नाम है फटाफट से बताइए। इन्वायरमेंटल स्टडीज माने होता है हिंदी में पर्यावरणीय अध्ययन। और जो आपका थर्ड पेपर है, थर्ड पेपर में 3 खंड है। थर्ड पेपर में कितने खंड है भैया? 3 खंड है। कौन कौन से? तो थर्ड पेपर का नाम है आपके विश्व का प्रादेशिक भूगोल, वर्ल्ड रीजनल जियोग्राफी आपको पढ़ना है। उसमें 3 पार्ट होते हैं। अब आपकी यूनिवर्सिटी या आप जो चूज करते हो एग्जामिनेशन फॉर्म में, उसी हिसाब से आपको पेपर देना होगा। 3 खंड होते हैं। एक होता है दक्षिण पश्चिम एशिया। तो अगर आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में दक्षिण पश्चिम एशिया चूज किया यानी साउथ वेस्ट एशिया, तो आपको साउथ वेस्ट एशिया पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया चूज करा है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने फार ईस्ट एशिया अर्थात सुदूर पूर्व एशिया या पूर्वी एशिया एक प्रकार से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में भरा है तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इन तीनों में से केवल आपको एक ही पढ़ना है। और हालांकि मैं तीनों के मॉडल पेपर को आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय जो है अलग अलग तरीके से पढ़वाने का प्रयास करते हैं, तो हम उन सभी प्रकार की चीज़ों पर ध्यान देते हैं। चले, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास अपने इस वीडियो को। बीए तृतीय वर्ष भूगोल के पेपर 1 के बारे में, भौगोलिक विचारधारा नाम है, जियोग्राफिकल थाट अंग्रेजी में बोलते हैं। मॉडल पेपर 2023 की परीक्षाओं के लिए है। चले, आपका पेपर जब आप पेपर खोलोगे तो आपको पेपर 3 खंडों में बटा हुआ मिलता है। सबसे पहले आपको एक नोट मिलेगा यानी निर्देश दिया हुआ मिलेगा, इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा। उसमें आपको कहा जाएगा कि नोट सभी प्रश्नों के उत्तर एक प्रकार सभी खंडों से आपको उत्तर देने हैं और निर्देशानुसार देने हैं। अर्थात जो भी निर्देश जिस खंड के बारे में बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका उत्तर लिखना है। जैसे कि खंड आ, बा और सा 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होगा। खंड आ में आपसे निर्देश देगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, तो आप खंड आ में देखते हैं सभी प्रश्न आपको करने हैं। 50-50 शब्दों में एक एक प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे और 10 के 10 प्रश्नों के प्रश्न के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। ओके, नहीं देंगे तो कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नंबर कट जाएंगे। यानी कि इसे अगर आप एक प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं तो अगर नहीं देंगे तो आपका 2 नंबर कट जाएगा या 1.5 नंबर कट जाएगा। ठीक है, जो भी होगा। पहला प्रश्न आपका है कि भूगोल की परिभाषा दीजिए। भूगोल क्या है आपसे पूछ रहा है। तो भूगोल मुख्य रूप से, चाहे भूगोल का अर्थ पूछे, भूगोल की परिभाषा पूछे, तो आप आसानी से बता पाएंगे। भूगोल वैसे तो बताऊँ आपको 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक भू और दूसरा गोल, यानी कि गोलाकार पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। वैसे भूगोल को अंग्रेजी में जियोग्राफी बोला जाता है। जियोग्राफी जो है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है जियो और दूसरा है ग्राफिया। जियो और ग्राफिया का मतलब होता है, जियो माने होता है एक प्रकार से अर्थ, और ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना या एक प्रकार से डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन करना यही होता है आपका जियोग्राफी यानी भूगोल। तो पृथ्वी तल का अध्ययन जिसमें किया जाए जिस विषय वस्तु में, उसी को भूगोल कहते हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ। अगर आपसे पूछे कि जियोग्राफी की परिभाषा दीजिए तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जियोग्राफी की परिभाषा दीजिए। तो जियोग्राफी की परिभाषा आप कैसे दोगे? जियोग्राफी की परिभाषा को देते हुए अगर मैं बताऊं आपको तो एक लाइन में, आप छोटी सी लाइन है, अगर आप लिख सके तो बड़े आराम से अच्छे तरीके से लिख सकते हो कि भूगोल पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। क्या? भूगोल क्या है? पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। अर्थात जियोग्राफी इज द साइंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स इनहेबिटेंट्स। ओके, ये हो गया, यानी पृथ्वी क्या है? भूगोल जो है पृथ्वी तल और जो पृथ्वी पर तल पर रह रहे निवासी हैं उन्हीं का विज्ञान है भूगोल। ठीक है,
तो यहाँ इस कथन से यह भी पता चलता है कि जियोग्राफी क्या है, एक साइंस भी है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। मोकहाउस महोदय जियोग्राफी की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ, क्षेत्रीय भिन्नता क्या होती है, अगला प्रश्न मैंने रखा क्षेत्रीय भिन्नता के बारे में, उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो मोकहाउस कहते हैं कि पृथ्वी तल का जो क्षेत्रीय भिन्नता होती है उसी के साथ मानव निवास के रूप में अध्ययन करना, ये भूगोल का काम होता है। इसके अलावा रिचर्ड हॉर्टसॉन महोदय कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है तथा पृथ्वी तल के विभिन्न घटना दृश्यों के विविध प्रतिवर्ती या परिवर्ती जो वितरण होते हैं और जो सम्मिश्र के जो अंतर संबंध होते हैं लोगों के या पृथ्वी तल का और उसके वातावरण का, तो इन सभी का शुद्ध और क्रमबद्ध जो वर्णन करता है कौन, जियोग्राफी। लंबी परिभाषा है, तो आप मोकहाउस की परिभाषा याद कर लीजिए। कौन सी परिभाषा, पृथ्वी या भूगोल जो है पृथ्वी तल तथा का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानव निवास के रूप में अध्ययन है, एक परिभाषा ये। दूसरी परिभाषा ये कि भूगोल पृथ्वी तल तथा उसके निवासियों का विज्ञान है। ये दो परिभाषा आपकी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो गई। क्लियर बात, ओके। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न क्षेत्रीय भिन्नताओं की अवधारणा बताइए। क्षेत्रीय भिन्नता की क्या अवधारणा होती है, क्षेत्रीय भिन्नता किसे कहते हैं, ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाए। क्योंकि क्षेत्रीय भिन्नता जो मोकहाउस है, इन्होंने क्या कहा था कि भूगोल जो है पृथ्वी तल का क्षेत्रीय भिन्नता के साथ मानव निवास के रूप में अध्ययन है, तो उन्होंने क्षेत्रीय भिन्नता की बात की। तो आपको पता होगा विभिन्न क्षेत्रों में जब आप जाते हो तो अलग अलग क्षेत्रों का एक प्रकार से जो वो होता है, मतलब भूतल का स्वरूप होता है वो अलग अलग होता है। कहीं पर आपको पठार मिलेंगे, कहीं पर मैदान मिलेगा, कहीं पर आपको घाटियाँ मिलेंगी गहरी गहरी, कहीं पर ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलेंगी, कहीं पर आपको मरुस्थल मिलेगा, कहीं पर आपको एक प्रकार से खूब उर्वरक मिट्टी मिलेगी। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि क्षेत्रीय भिन्नता क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं भूतल पर। इसी के बारे में क्षेत्रीय भिन्नताओं की अवधारणा को बताते हुए विडाल डी ब्लास या वाइडल डी ब्लास, कुछ भी बोलो, उन्होंने कहा कि भूगोल स्थान से संबंधित विज्ञान है ना कि मनुष्य से संबंधित। विडाल डी ब्लास ने क्या कहा कि भूगोल जो होता है ये स्थान से संबंधित विज्ञान होता है, मनुष्य से संबंधित विज्ञान ये नहीं है। पीटर हैगेट कहते हैं कि भूगोल वातावरण के उस संबंध पर ध्यान केंद्रित करता है जिसके परिणाम स्थानिक रूप से पृथ्वी की सतह पर उमड़ते हैं। ओके, यानी कुल मिलाकर के पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार से तमाम प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं, क्षेत्रीय भिन्नता आपको दिखाई पड़ती है। क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं, वही क्षेत्रीय भिन्नता होती है। और क्षेत्रीय भिन्नता का महत्व जियोग्राफी की परिभाषा को समझने में है, जियोग्राफी को समझने में है। हमबोल्ट कहते हैं कि जो है भूगोल में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण में धरातल पर सूक्ष्म रूप से समानता है। और इसके अलावा और बताते हैं कि पृथ्वी के धरातल के भाग एक दूसरे से भिन्न है जो भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ मतलब कि एक के अध्ययन का जो है मुख्य केंद्र बनते हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं जो क्षेत्रीय भिन्नता है वो कहीं ना कहीं पे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है चीज़ों का होना, पृथ्वी तल के स्वरूप का अलग अलग होना, ये होता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्षेत्रीय भिन्नता। समझ में आ रही बातें, क्षेत्रीय भिन्नता समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है भाई, अगला प्रश्न क्या है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे जितने भी लोग देख रहे हो। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि किन्हीं नहीं भूगोल में योगदान देने वाले यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेख कीजिए। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। तीसरा नंबर, भूगोल में योगदान देने वाले यूनानी भूगोलवेत्ताओं का नाम उल्लेख कीजिए। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम आपसे पूछ रहा है, तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने खास करके बड़ा योगदान दिया है भूगोल के एक प्रकार से विकास में। उनमें नाम आता है, पहला नाम आप लिख लीजिएगा जो है यूनानी भूगोलवेत्ताओं का, जैसे कि होमर महोदय हो गए। होमर महोदय की पुस्तक भी है, दो ठो बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इलियड और ओडिसी। ये दो पुस्तक तो आपसे पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में कि इलियड और ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है, तो होमर है। ठीक है, होमर की दो पुस्तकें कौन सी फेमस है आपसे पूछ सकता है, या इलियड और ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन है, ऐसे आपसे लिखित में प्रश्न पूछ सकता है। तो होमर की ही दो पुस्तकें हैं, इलियड और ओडिसी। होमर कहाँ के एक प्रकार से भूगोलवेत्ता हैं, तो ये हैं भाई कहाँ के, यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। होमर कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं भैया, यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दूसरा नाम आप लिख सकते हो थेल्स का। थेल्स एक प्रकार से
ये भी यूनान के भूगोलवेत्ता हैं। इसके अलावा तीसरा लिख सकते हो अनेक्सिमेंडर, विश्व का मानचित्र बनाया था सबसे पहले। इसके अलावा चौथे विद्वान है जो है हिकेटियस हो गए। पांचवें आप लिख सकते हो हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है भाई? हेरोडोटस भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति है ज्योग्राफी की दृष्टि से। इसके अलावा छठवें व्यक्ति हैं अरस्तु। अरस्तु पॉलिटिकल साइंस का जनक है। सातवें थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आठवें है इराटासनीज। इराटासनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस को एक प्रकार से आपको पता होगा, हेरोडोटस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पोलीबियस, टॉलेमी, ये सभी लोग जो हैं पोलीबियस, टॉलेमी, ये सभी विद्वान जो हैं ये कहाँ के हैं? ये यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। एक बार फिर से सभी का नाम सुन लीजिएगा। यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम आपसे पूछेगा कि नहीं 5 यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहला होमर, दूसरे थेल्स, तीसरे एनेक्सिमेंडर, चौथे हिकेटियस, पांचवा हेरोडोटस, छठवां थियोफ्रेस्टस, सातवां अरस्तु, आठवां इराटासनीज, नौवां पोलीबियस, 10वां टॉलेमी। इन सभी का नाम आप ध्यान रखेंगे। ये सब यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। क्लियर? तो यूनानी भूगोलवेत्ताओं के नाम ऐसे पूछेगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। ओके, क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न, किन्हीं 3 रोमन भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। रोमन भूगोलवेत्ता कौन कौन से थे भाई? रोमन भूगोलवेत्ता आप सभी को पता होगा। 3 में सबसे पहला नाम आता है स्ट्रैबो महोदय का। दूसरा नाम आप लिख सकते हो पापोनियस मेला, और तीसरा नाम है प्लिनी का, ठीक है। तो ये 3 व्यक्ति हैं, बड़े फेमस व्यक्ति हैं। पंपोनियस मेला की 2 पुस्तकें भी बड़ी फेमस हैं, एक तो कास्मोग्राफी और दूसरी डिकोरोग्राफिया। तो डिकोरोग्राफिया और एक पुस्तक और मैंने क्या बताई आपको? डिकोरोग्राफिया एक है और एक है कास्मोग्राफी। ये पंपोनियस जो है पंपोनियस मेला की ये बड़ी फेमस पुस्तकें हैं। 2 पुस्तकें, एक कास्मोग्राफी और एक डिकोरोग्राफिया। ओके, पंपोनियस मेला कहाँ के भूगोलवेत्ता है? तो ये रोमन भूगोलवेत्ता हैं, कि ध्यान रखेंगे। स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेत्ता हैं, प्लिनी रोमन भूगोलवेत्ता हैं। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं फिर आगे। आपसे पूछेगा अच्छा बाराहमिहिर और ये भास्कराचार्य, ये लोग कहाँ के हैं? ये लोग अपने भारत के भूगोलवेत्ता हैं। तो भास्कराचार्य और बाराहमिहिर की पुस्तकें दो, एक पुस्तकें। बाराहमिहिर की एक पुस्तक है पंच सिद्धांतिका, बड़ी फेमस है, और भास्कराचार्य की एक पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, ये भी बड़ी फेमस पुस्तक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को ध्यान में रखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। 5वां प्रश्न आपसे पूछ सकता है, किन्हीं 3 अरब भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखिए। तो किन्हीं 3 अरब भूगोलवेत्ताओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सभी भूगोलवेत्ताओं के नाम याद रख लीजिएगा कि भाई कौन जो है रोमन भूगोलवेत्ता है, कौन यूनानी है, कौन अरब के हैं, कौन अमेरिकी हैं, कौन जर्मनी है, कौन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है, कौन भारतीय भूगोलवेत्ता है। तो इन सभी के नाम आप एक नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। तो अरब भूगोलवेत्ताओं की अगर बात की 3 के नाम, तो आप लिखेंगे सबसे पहला अल मसूदी, दूसरा अल बरूनी, तीसरा अल इदरीसी। ये लोग एक प्रकार से क्या हैं? ये लोगों ने ये मतलब अरब के भूगोलवेत्ता है, अल मसूदी, अल बरूनी और अल इदरीसी। तो जिनके आगे अल लगा है वो सब कहाँ के हैं? ये सब अरब के हैं। अल मसूदी, अल बरूनी और अल इदरीसी। ध्यान रहेगा ना ये 3 नाम, बिल्कुल। आगे बढ़ने का प्रयास। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 6ठा नंबर प्रश्न है, इमैनुअल कांट द्वारा भूगोल का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। जो ये कांट महोदय थे, इन्होंने एक प्रकार से भूगोल का वर्गीकरण कैसे किया था ये आप बताने का प्रयास करेंगे। इमैनुअल कांट के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कांट ने क्या किया था? भूगोल का वर्गीकरण किया था। तो वो वर्गीकरण कितने भागों में भूगोल को बांटा? तो इन्होंने मुख्य रूप से भूगोल को 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा था कांट महोदय ने। पहला भूगोल का नाम इन्होंने क्या बताया था? भौतिक भूगोल। दूसरा भूगोल क्या बताया? गणितीय भूगोल बताया। तीसरा भूगोल क्या बताया? नैतिक भूगोल बताया। चौथा भूगोल क्या बताया भाई? राजनीतिक भूगोल बताया। 5वां भूगोल क्या बताया? कांट महोदय ने 5वां बताया वाणिज्यिक भूगोल। और 6वां भूगोल कौन सा था इनका? 6वां भूगोल बताया वातावरण विश्वास भूगोल। वातावरण विश्वास भूगोल 6वां भूगोल। 5वां वाणिज्यिक भूगोल, चौथा राजनीतिक भूगोल, तीसरा नैतिक भूगोल, दूसरा गणितीय भूगोल और पहला भौतिक भूगोल। इस प्रकार से 6 प्रकार के भूगोल का वर्गीकरण किया किसने? कांट महोदय ने। क्लियर हो गई बातें? तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से इसके उत्तर को दे पाएंगे और विधिवत तरीके से हर एक चीज़ों को समझ पाएंगे। क्लियर हो रही बातें ना? बिल्कुल।
तो फिर से एक बार, भौतिक भूगोल पहला, दूसरा गणितीय भूगोल, तीसरा नैतिक भूगोल, चौथा राजनीतिक भूगोल, पांचवा वाणिज्यिक भूगोल और छठवां वातावरण विश्वास भूगोल। ये 6 प्रकार के वर्गीकरण किया था किसने? कांट महोदय ने। ये आप लोग एकदम से नोट डाउन करते हुए चलेंगे हर एक पॉइंट को। ओके, वीडियो बाद में भी देख लीजिएगा, वीडियो रोक करके आप लिख भी सकते हो। लाइव ये हो जाए क्लास, उसके बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। आप आसानी से एक एक वीडियो को, मतलब एक एक प्रश्न को रोक रोक करके आसानी से लिख लेंगे और ज़्यादा बेटर तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। जीन्स ब्रूंस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि कांट जो है ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो ये कांट जो है ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये बात आप ध्यान रखें, कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। कांट हो गए, हम्बोल्ट हो गए, कॉल रिटर हो गए। अच्छा, हम्बोल्ट की एक पुस्तक है कॉसमॉस, बड़ी फेमस है। इसके अलावा कॉल रिटर जो है इनकी एक पुस्तक है आर्डकुंडे, ये भी बड़ी फेमस पुस्तक है। हैंटनर, ये सब जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, बात ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा कि 19वीं शताब्दी के या फिर जो है वैसे किन्हीं 3 जर्मन भूगोलवेत्ताओं के नाम बताएंगे, तो क्या बताएंगे? कॉल रिटर हो गए, फ्रेडरिक रैटजल, अल्फ्रेड हैटनर। ठीक है, ये सब जो है होते हैं। तो हम्बोल्ट, रैटजल और कॉल रिटर, ये सारे लोग कौन हैं? ठीक है, हैटनर, ये सब क्या है? ये सब भाई जो है भूगोलवेत्ता हैं। क्लियर हो गई बातें? तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को कितने भागों में विभाजित किया है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। ओके, बताएं। जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को कितने भागों में बांटा है? जीन्स ब्रूंस कहाँ का निवासी था? तो जीन्स ब्रूंस ये फ्रांस का भूगोलवेत्ता है। इसके अलावा विडाल डी ला ब्लास, ठीक है, ये भी फ्रांस का ही निवासी, मतलब फ्रांस का ही भूगोलवेत्ता। जीन्स ब्रूंस के जन्म की बात की जाए, जीन्स ब्रूंस का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में और विडाल डी ला ब्लास के शिष्य है जीन्स ब्रूंस, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और विडाल डी ला ब्लास चूँकि वो इनसे पहले थे, विडाल डी ला ब्लास ये भी फ्रांस के ही हैं, विडाल डी ला ब्लास। और मानव भूगोल का संस्थापक भी माना जाता है विडाल डी ला ब्लास को। ओके, और 1848 से में जन्म हुआ, 1918 में मृत्यु। तो विडाल डी ला ब्लास भी बड़े जो है अच्छे भूगोलवेत्ता माने जाते हैं भूगोल के क्षेत्र में। और ख़ास करके जीन्स ब्रूंस के बारे में आपसे पूछा क्या गया है, प्रश्न पूछा गया है कि जीन्स ब्रूंस व्यक्ति जो है इसने भूगोल में, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को कितने भागों में बांटा है? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। कितने भागों में बांटा भैया? तो इसने 3 भागों में बांटा है। मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को 3 भागों में बांटा किसने? जीन्स ब्रूंस ने। 3 भाग कौन कौन से थे? अच्छा, जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को 3 मुख्य भागों में बांटा था, लेकिन उन्हीं 3 के 6 उप विभाग हैं। यानी कि पहला, जैसे कि ये मैं एक बार और आपको समझाने का प्रयास, 3 भागों में बांटा। ठीक है, पहला था इनका प्रथम वर्ग, दूसरा द्वितीय वर्ग और तीसरा तृतीय वर्ग। अच्छा, प्रथम वर्ग में 2 खंड किया इन्होंने। ठीक है, द्वितीय वर्ग में 2 खंड और तृतीय वर्ग में 2 खंड, यानी उपखंडों को अगर देखा जाए इनके जो बांटा इन्होंने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को, तो वो 6 हो जाते हैं, 6 उपखंड और 3 खंड। ठीक है, प्रथम वर्ग की बात की जाए तो जीन्स ब्रूंस ने क्या किया? जीन्स ब्रूंस ने प्रथम वर्ग में किसको रखा? भूमि के अनुत्पादक जो व्यवसाय संबंधी तथ्य होते हैं उनको, और मिट्टी के जो अनुत्पादक प्रयोग हैं, जैसे कि पहला इन्होंने बताया, पहले में क्या रखा? प्रथम वर्ग के अंतर्गत पहले में इन्होंने सभी प्रकार के मकानों को बता दिया। दूसरा कौन सा बता दिया? सभी प्रकार के जितने भी मार्ग है यानी कि रोड वगैरह, वो सब आ जाते हैं प्रथम वर्ग में। दूसरा जो वर्ग आता है द्वितीय वर्ग, द्वितीय वर्ग में पशु और जो है पौधों पर मानव की जो बीज संबंधी कुछ जानकारी है उसको रखा। यानी पहली बात तो जो अन्न बोया जाता है, यानी बीज जो बोया हुआ जो क्षेत्र होता है, यानी खेत वगैरह, वो यानी जिस पर हम खेती करते हैं। दूसरा क्षेत्र उन्होंने क्या बताया? मतलब सांस्कृतिक तथ्यों के बारे में मानव जीवन का। दूसरा बताया इन्होंने पौधों और बोए मतलब पाले हुए जो पशु होते हैं उनको। ठीक है, और जो आपका तीसरा तृतीय वर्ग आता है, तृतीय वर्ग में इन्होंने क्या किया? जो विध्वंसात्मक आर्थिक तत्व हैं उनको शामिल करा, जिनमें खनिजों का शोषण और विदोहन किया जाता है पहले में, और दूसरे में पौधों और पशुओं का वितरण। तो ये एक प्रकार से 6 उपखंड
और तीन मुख्य खंड जो हैं ये जीन्स ब्रूंस ने मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को ये तीन खंडों में और 6 उपखंडों में विभाजित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किन्हीं दो रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम बताइए। किन्हीं दो रूसी भूगोलवेत्ताओं के नाम। रूसी भूगोलवेत्ताओं को आप सभी को पता होगा, सोवियत संघ जो था वो उसमें 15 देश शामिल थे, तो वो सब एक प्रकार से रूसी भूगोलवेत्ताओं में आते थे उस समय, चूँकि 1991 में आकर के एक प्रकार से बंटवारा सा मतलब कि बटा शायद ये। तो इससे पहले बहुत सारे विद्वान आते हैं, आप सभी को पता होगा रूसी भूगोलवेत्ताओं में, जैसे कि लोमोनोसोव हो गए, मिखाइल लोमोनोसोव इनका पूरा नाम है। 1711 में जन्म होता है, 1765 में मृत्यु हो जाती है। और भौगोलिक विचारधारा का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सोवियत संघ में, खास करके लोमोनोसेव ने। इसके अलावा जो है डोकुचायोव है, 1840 में पैदा हुए, 1903 में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एन बारांस्की हो गए, 1881 में जन्म हुआ, 1963 में मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी लोगों ने, ये सब भूगोलवेत्ता हैं, कहाँ के रूसी भूगोलवेत्ता हैं। आपसे कितने के बारे में पूछा गया है? 2 लोगों के बारे में पूछा गया था। वैसे मैंने 3 का नाम बता दिया। पहला विद्वान कौन है भाई? पहले हैं आपके मिखाइल लोमोनोसोव, दूसरे हैं डोकुचायोव, ठीक है, डोकुचायोव। इसके अलावा तीसरे हैं एन बारांस्की। ये एक प्रकार से 3 विद्वान भूगोलवेत्ता हैं, रूसी भूगोलवेत्ता। क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आप देखेंगे, कुमारी सैंपुल द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। प्रमुख ग्रंथों का नाम उल्लेख कीजिए। जो किसने लिखा था? किसने लिखा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल। कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल की बात की जाए तो ये कहाँ की भूगोलवेत्ता है? ये अमेरिका की भूगोलवेत्ता हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अमेरिका में बहुत सारे भूगोलवेत्ता, जैसे कि विलियम मॉरिस डेविस हो गए, ये भी अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। और कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल तो हैं ये ही, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपुल जो है यूरोप और अमेरिका दोनों में एक प्रकार से भौगोलिक विचारों का सेतु का कार्य बोला जाता है किया इन्होंने। और ये रेटिजल के विचारों से प्रभावित थी। और डेविस जो थे, डेविस की भूगोल की संकल्पनाओं का इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे कुमारी चर्चिल सैंपुल जो है, इनका जन्म होता है 1863 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक जो है केंटकी राज्य है, उसी में लुइसविले में इनका जन्म हुआ था। और प्रसिद्ध महाविद्यालय वासार में 1882 ईस्वी में इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त करी थी। तो ये बड़ी फेमस व्यक्ति हैं जो है इनकी ये। और इसके अलावा मतलब कि अमेरिका की भूगोलवेत्ता में कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल। इसके अलावा जो है हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ये भी अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है। और भी तमाम सारे भूगोलवेत्ता अमेरिका में थे। कार्ल सावर, आपने नाम सुना होगा कार्ल सावर का, ठीक है। तो हंटिंगटन, एलन चर्चिल सैंपुल, कार्ल सावर, तो ये सब विद्वान, हार्टसोन, रिचर्ड, ये सब कहाँ के? ये सब अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं, ये बात आप ध्यान रखें। कौन कौन? कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल, एल्सवर्थ हंटिंगटन और कार्लो सावर, ठीक है। आपसे पूछा है, आसानी से बता पाएंगे। कार्लो सावर की बात की, कई सारी रचनाएं उसकी भी बड़ी फेमस हैं, जैसे कि मिसूरी से ओजार्क उच्चवर्ती क्षेत्रों का भूगोल पर चर्चा करी किताब लिखी, भूदृश्य की आकृति नामक किताब लिखी, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको की आदिम जनसंख्या पर किताब लिखी, सांस्कृतिक भूगोल नामक किताब लिखी, 16वीं शताब्दी में नए स्पेन के कोलिमा नामक किताब लिखी। किसने? तो कार्लो सावर ने। कृषि के उद्गम प्रदेश और प्रकीर्णन, ये भी किसका है? कार्लो सावर की किताब है। स्थल एवं जीवन, ये भी किताब है कार्लो सावर की। तो तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी भूगोल से संबंधित। इसके अलावा प्रश्न है कि कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। वैसे कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल ने नई भौगोलिक ग्रंथों की रचना करी थी, और मुख्य रूप से 3 भौगोलिक ग्रंथ इनके हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? पहला ग्रंथ है इनका अमेरिकी इतिहास अपनी भौगोलिक दशाओं में। ये इनका क्या है? ये एक प्रकार से पहला ग्रंथ है इनका, पहला एक प्रकार से भौगोलिक ग्रंथ है। दूसरा इनका भौगोलिक ग्रंथ है कौन सा? उसका नाम है भौगोलिक वातावरण के प्रभाव। तो भौगोलिक वातावरण के प्रभाव के नाम से अगली पुस्तक। और तीसरा जो इनकी रचना है कुमारी सैंपुल की, वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का भूगोल। तो आप देखते हैं कि इस प्रकार से क्या किया, वातावरण निश्चयवाद के संबंध में भी विचार प्रस्तुत किए हैं कुमारी चर्चिल सैंपुल ने। इन्होंने कहा कि मानव जो होता है भूतल की उपज है, ओके। और यह वातावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक भी थी। किसकी? वातावरण निश्चयवाद की कट्टर समर्थक कौन थी? कुमारी चर्चिल सैंपुल थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये मतलब कि इनके बारे में कुछ बातें हो गई। इसके अलावा डेविस भी हैं, ये भी बड़े फेमस हैं।
डेविस जो हैं खास करके ये भी अमेरिका के भूगोलवेत्ता हैं। इनकी कई सारी रचनाएं बड़ी फेमस हैं, जैसे कि प्रारंभिक मौसम विज्ञान 1894 में ये पुस्तक आती है। इसके अलावा भौतिक भूगोल नाम की एक पुस्तक है 1898 में प्रकाशित हुई। और भौगोलिक लेख एक पुस्तक है 1909 में प्रकाशित हुई इनकी, डेविस की। ठीक है। इसके अलावा स्थल रूपों का व्याख्यान मतलब व्याख्यात्मक वर्णन 1912 में प्रकाशित पुस्तक। इसके अलावा लघु एंटिलीस द्वीपमाला, इसके अलावा प्रवाल भित्ति की समस्याएं। तो ये सब डेविस की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 10वां नंबर। मैकेंडर ने किस प्रदेश को पुरानी दुनिया कहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मैकेंडर कौन है भाई? ये मैकेंडर का पूरा नाम है हल्फ्रोड जॉन मैकेंडर। ठीक है। मैकेंडर एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता है। 1861 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। 1947 में मृत्यु हो जाती है भारत की आज़ादी के समय। और ग्रेट ब्रिटेन में मैकेंडर को भूगोल का पितामह कहा जाता है या संरक्षक कहा जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग जिनको नहीं पता है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। बहुत एक प्रकार से विद्वान व्यक्ति था ये जॉन मैकेंडर। तमाम सारे शोध ग्रंथ लिखे, पत्र लिखे। और इसकी पहली पुस्तक ब्रिटेन एंड ब्रिटिश आइल्स जो है 1902 में, और दूसरी पुस्तक इसकी ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज 1906 में प्रकाशित होती है। और इसके बाद 1910 ईस्वी में दी डेमोक्रेटिक जो है आइडियल्स एंड रियलिटीज़, ये पुस्तक न्यूयॉर्क से प्रकाशित करवाता है। और इसके बाद से इसकी पुस्तक नेशनल ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड लंदन से प्रकाशित हुई। तो ये और पहला शोध प्रपत्र जो था इनका 1890 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठीक है। किस पत्रिका से? तो इस जो है स्कॉटिश जियोग्राफिकल जो है मैगजीन निकलती थी, उसी से प्रकाशित करवाया मैकेंडर ने। तो जॉन मैकेंडर एक प्रकार से महान भौगोलिक चिंतक था, ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता था, राजनीतिक भूगोलवेत्ता भी था। हृदय स्थल का सिद्धांत दिया था इसने। ठीक है। और इन्होंने किसको पुरानी दुनिया कहा था? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो खास करके आप लिखेंगे यूरोप, एशिया और अफ्रीका। यूरोप, एशिया और अफ्रीका को ये जो मैकेंडर था ये क्या कहता था? पुरानी दुनिया कहता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से मैकेंडर जो है ब्रिटिश भूगोलवेत्ता था, ये क्लियर हो गई। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अगर मिला लें तो यही आपकी पुरानी दुनिया, यही प्राचीन महाद्वीप है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आप देखें, आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है लगभग समाप्त हो गए। इतने प्रश्न पूछे आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय में। अब बढ़ते हैं हम कि आखिरकार आपकी परीक्षा में जो लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे होते हैं और उनके उत्तर आपको कैसे लिखने होते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही गहनता से मैंने पढ़ा है। उसके बाद में फिर आपके लिए मैंने इन प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग इन प्रश्नों को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ये प्रश्न रिपीटेड हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सभी प्रश्न करने होते हैं आपको खंड बा से। 200 शब्दों में आपको प्रश्न के उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है, बात आप ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न आपको दिया है जैसे कि प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। देखिए यहाँ पर और दिया है, यानी अथवा। और माने क्या होता है? अथवा। अथवा करके आपको दूसरा प्रश्न दिया। मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता है तो आप इसके स्थान पर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। यानी हंटिंगटन के मानव भूगोल संबंधी विचारों का वर्णन आप कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है, अगर पता भी है और ये भी पता है, आपको लग रहा है कि मैं ये अच्छे तरीके से लिख पा रहा हूँ तो आप ये लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हम ये अच्छे तरीके से लिख पा रहे हैं तो ये लिख सकते हो। यानी कि दोनों में से केवल एक ही करना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखें, प्रश्न है कि प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ग्रेट ब्रिटेन के जो डेविस महोदय हैं, ठीक है, डेविस महोदय की बात की जाए तो डेविस महोदय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। डेविस महोदय का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, बड़े फेमस हैं और प्रादेशिक भूगोल के प्रणेता और ज्योशास्त्री, नगर नियोजक भी माने जाते हैं। ठीक है। तो ये क्लियर हो गई बातें इतनी। आपसे पूछा क्या गया है? गेडिस महोदय, गेडिस। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गेडिस महोदय जो है एक जैवशास्त्री हैं, भूगोलवेत्ता है और नगर नियोजक भी हैं। क्लियर। तो भूगोलवेत्ताओं की बात अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया, भूगोलवेत्ताओं ने, कि परिवारों के जीवन निर्वाह का आधार उनके द्वारा किए गए जो कार्य होते हैं वही होते हैं। और ये कार्य विशेष रूप से वातावरण से प्रभावित होते हैं जहाँ मनुष्य कार्य करता है।
तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य वातावरण को भी प्रभावित करता है, वातावरण मनुष्य को भी प्रभावित करता है, और दोनों का तालमेल बना रहता है तो अच्छे तरीके से गतिविधियाँ चलती रहती हैं। ठीक है। लीप्से एक फ्रांसीसी विद्वान है, उन्होंने इस बात से सहमति जताई है। और गेडिस महोदय एक प्रकार से आप देखते हैं, इनका पूरा नाम है पेट्रिक गेडिस। ये एक प्रकार से जो है जो लीपले महोदय हैं, लीपले महोदय फ्रांसीसी विद्वान हैं। लीपले महोदय के ये प्रणेता है, यानी लीपले महोदय के विचारों के अनुयायी हैं। लीपले यानी जो फ्रांसीसी विद्वान हैं, उन्हीं के एक प्रकार से मार्ग पर चलने का प्रयास, ठीक है, करते हैं, और प्रादेशिक अध्ययन के ब्रिटिश संप्रदाय की विशेषताओं को बताते हैं। और उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने पहली विशेषता बताई, ब्रिटिश भूगोल में प्रादेशिक भूगोल की एक प्रकार से 3 रूपों में इन्होंने एक प्रकार से इसकी विशेषता को स्पष्ट किया। पहली चीज़ बताई कि पृथ्वी सतह के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन जो लैंडर कुंडे जो थे उनके समान है किया जाता है, तो पृथ्वी के सतह के विभिन्न हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात इन्होंने बताई, पृथ्वी को एक प्रकार से कर्मोपलक्षी प्रदेशों में बांटा इन्होंने, और जिसे ब्रिटिश जो है संप्रदाय में प्रादेशिकरण कहते हैं। इसके अलावा तीसरी बात इन्होंने एक प्रकार से विशेषता ये है इसकी प्रादेशिक अध्ययन की ब्रिटिश संप्रदाय की, कि किसी बृहत प्रदेश का दीर्घकाल तक अध्ययन करना, जिसे विशिष्टीकरण कहा जाता है, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। इसके अलावा अगली विशेषता आप लिख सकते हो, पेट्रिक गेडिस ने प्रादेशिकरण के साथ प्रादेशिक सर्वेक्षण पर भी विशेष बल प्रदान किया है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पांचवी बात आप लिख सकते हो कि गेडिस ने प्रादेशिक सर्वेक्षण की उपयोगिता प्रादेशिक नियोजन के लिए प्रतिपादित किया था। तो ये एक प्रकार से इनके कुछ योगदान या विशेषताएं रही हैं, ठीक है, ब्रिटिश संप्रदाय की, खास करके प्रादेशिक अध्ययन के संबंध में। ओके, अगला प्रश्न आपका है, हंटिंगटन के मानव भूगोल संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। हंटिंगटन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। हंटिंगटन कौन है भाई? हंटिंगटन के मानव संबंधी विचारों का वर्णन आपसे पूछ रहा है कि हाँ, मानव भूगोल संबंधी जो विचार हैं हंटिंगटन वैसे अमेरिकन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, अमेरिका के भूगोलवेत्ता रहे हैं। कौन? हंटिंगटन एक प्रकार से बात की जाए तो इनका एक प्रकार से अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, तो सभी लोग पता है आपको। और मानव भूगोल पर इन्होंने ज़्यादा कार्य किया है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलाप एवं गुण के मध्य जो संबंध होते हैं, उनकी प्रकृति एवं उनका वितरण का अध्ययन, ये सब हंटिंगटन महोदय ने एक प्रकार से किया। इसके अलावा हंटिंगटन ने इस संबंध में प्रकृति स्पष्ट करने के लिए मानव भूगोल के विभिन्न तथ्यों तथा प्राकृतिक वातावरण के तथ्यों के मध्य अंतर संबंध का चार्ट भी दिखाया। और इस चार्ट में 4 प्रकार की मानव आकृतियाँ दिखाई इन्होंने, और कहा और हर मानव समुदाय की भौतिक आवश्यकताएं जो होती हैं, मतलब कि जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं प्रत्येक मनुष्य की, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य जो होता है तमाम प्रकार के व्यवसाय करता है, तमाम प्रकार के व्यवसाय को अपनाता है। परंतु व्यवसाय में कार्य दक्षता अलग अलग स्तर की होती है, कोई व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कुछ लोग जब भी तक भूख ना लगे तब तक काम करने ही नहीं जाते हैं, जब भूख लगती तभी घर से निकलते हैं कि भाई कुछ करना है। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ फुर्ती से काम करते हैं, कुछ धीरे धीरे काम करते हैं, कुछ अपनी बुद्धि का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, कुछ अपने शरीर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि तमाम प्रकार की चीज़ें अपनी अपनी दक्षता के हिसाब से लोग कार्य किया करते हैं। स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, आवास, व्यवसाय, इन सभी कई प्राकृतिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर है मनुष्य। और सामान्यतः स्वास्थ्य का वितरण जो है जलवायु से मिलता जुलता है। कार्य क्षमता मानव समुदाय के सांस्कृतिक स्तर पर भी निर्भर करती है। सांस्कृतिक स्तर पर काम करने की आदतें, मनोरंजन, सफाई और इन सभी के माध्यम से कार्य दक्षता को प्रभावित किया जा सकता है। ये सारी बातें बताई किसने? हंटिंगटन ने। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के बारे में कहा कि मानव भूगोल जो होता है वो भौगोलिक पर्यावरण या भौगोलिक वातावरण तथा मानव के क्रियाकलाप एवं गुणों के मध्य संबंधों की प्रकृति और उनके वितरण का अध्ययन है। ये मानव भूगोल की परिभाषा दी थी हंटिंगटन ने। ओके, तो यही थे इनके विचार। हो गया बस। अगला प्रश्न आपका है, देखें, भूगोल के क्षेत्र में M.B. लोमोनोसेव के योगदानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है भाई? जो है भूगोल के क्षेत्र में M.B. लोमोनोसेव कहाँ के हैं भाई? ये कहाँ के विद्वान हैं लोमोनोसेव? तो लोमोनोसेव जो हैं
ये रूसी भूगोलवेत्ता हैं। प्रश्न क्या है कि भूगोल के क्षेत्र में एम.बी. लोमोनोसोव के योगदानों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। लोमोनोसोव का क्या योगदान है भाई? तो सोवियत रूस में भूगोल के प्रमुख आधारभूत स्तंभों में आप इनका नाम गिन सकते हैं। किसका? जो है मिखाइल लोमोनोसोव का। और ये 18वीं शताब्दी के विद्वान हैं और सोवियत विज्ञान अकादमी के भूगोल संस्थान में सन 1758 ईस्वी में अध्यक्ष भी ये थे और शासकीय तंत्र से संबंधित रहे। इनकी रुचि मानचित्र कला में थी। किसकी? लोमोनोसेव की। आर्थिक भूगोल पर भी इन्होंने अपना कार्य किया। प्राकृतिक वातावरण, संसाधन, इन पर भी एक प्रकार से फोकस इनका रहा। और खास करके लोमोनोसेव ने भूगोल विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के पुनर्गठन हेतु 3 सूत्रीय नीति भी तैयार करी थी। पहली सूत्र इनका ये था, पहला सूत्र क्या था? भूगोल विभाग द्वारा प्रशासनिक पुनर्गठन किया। दूसरी बात इनका ये था कि विभाग में भूगणितज्ञ एवं मानचित्रकारों की नियुक्ति, ताकि कार्यालयों का समन्वित रूप से संचालन हो सके। तीसरी बात इनकी ये रही, त्रिसूत्रीय जो नीति बनाई, तीसरी नीति इनकी ये रही कि वैज्ञानिक आंकड़ों एवं अधिकृत भौगोलिक सूचनाओं का संकलन किया जा सके अधिकृत तौर पर। ठीक है, तो लोमोनोसेव ने विभाग के प्रति सप्ताह गोष्ठियां प्रारंभ कर दी। एक सप्ताह में एक गोष्ठी होगी, सभी लोग इकट्ठा होंगे, चर्चा होगी, तर्क वितर्क होगा, जिसमें सैद्धांतिक एवं जो है विधि तंत्रात्मक प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। और सन 1745 ईस्वी में उन्होंने रूस के एटलस में महत्वपूर्ण सुधार किए। मानचित्र में भी आप देखते हैं आधारहीन सूचनाओं का समावेश नहीं होने देते थे। ये बिना आधार के कोई सूचना या बिना तर्क के कोई बात एक प्रकार से नहीं रखने देते थे। तो इस प्रकार से ये मतलब इनका योगदान रहा है भूगोल में लोमोनोसोव का। अगले विद्वान है जीन्स ब्रूंस। जीन्स ब्रूंस के योगदान का वर्णन कीजिए। जीन्स ब्रूंस कहाँ के भूगोलवेत्ता है भैया? आप सभी को पता होगा। जीन्स ब्रूंस जो हैं ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। कौन? जीन्स ब्रूंस। आपसे कह रहा है जीन्स ब्रूंस का योगदान का वर्णन कीजिए। जीन्स ब्रूंस के योगदान की बात की तो जीन्स ब्रूंस जो है मानव भूगोल को सक्रिय कारक मानते हैं और मानव भूगोल को सक्रिय कारक मान करके इसके द्वारा भूमि का उपयोग किया जाता है मनुष्य के द्वारा, और इस पर विशेष बल दिया इन्होंने। और इन्होंने मानव भूगोल के तथ्यों को 2 भागों में बांटा। पहला तो प्रथम वर्ग की आवश्यकता, तो दूसरा एक प्रकार से आप देखते हैं दूसरा जो है पशु और वनस्पति के जो एक प्रकार से अधिपत्य संबंधित तथ्य हैं। और तीसरा इन्होंने और तीसरी बात भी बताई है, वनस्पति जंतुओं एवं खनिज के जो अत्यधिक शोषण के उत्पन्न जो विध्वंसक चीज़ें होती हैं। जीन्स ब्रूंस का जो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई थी आपको पता होगा। जीन्स ब्रूंस के बारे में था कि मानव भूगोल के सांस्कृतिक तथ्यों को कितने भागों में बांटा था? तो 3 भागों में। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बड़े लेवल में लिखना है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया? प्रथम वर्ग के जो आवश्यक तत्व हैं इसमें मिट्टी के जो अनुत्पादक उपयोग कर क्या आता है, यानी कि ऐसी मिट्टी का उपयोग जिसमें हम कोई चीज़ बोएं ना, मतलब कि उपयोग करें मिट्टी का लेकिन अनुत्पादक उपयोग करें, उससे संबंधित था। जैसे मानव बस्तियों का निर्माण हो जाएगा या रोड वगैरह बना लेंगे। ठीक है, तो ब्रूंस कहते थे कि किसी भी क्षेत्र में मानव को सर्वप्रथम गृह की आवश्यकता होती है। गृह से बाहर आने जाने के लिए उनको सड़क की आवश्यकता, मार्ग की आवश्यकता होती है। इन दोनों के लिए भूमि का उपयोग होता है, परंतु भूमि के इस उपयोग से कोई प्रत्यक्ष उत्पादन नहीं होता है, और यह भूमि अर्थात मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग है। तो पहला वर्ग इनमें ये रखा इन्होंने, जिसमें घर और रोड रखा। दूसरा वर्ग जो इन्होंने बताया जीन्स ब्रूंस ने, वो ये बताया पशु और वनस्पति पर मानव के आधिपत्य संबंधी तथ्य बताया। इसमें आप देखते हैं ब्रूंस ने उन प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला जिनसे मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाया, पौधों की खेती करनी प्रारंभ कर दी और भूमि का उत्पादन एक प्रकार से बढ़ा, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ी, खेती होने लगी, पशुपालन होने लगा और मनुष्य भूमि की उत्पादन क्षमता का उपयोग करने लगा, और इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता गया। तीसरा इन्होंने जो बताया मानव भूगोल का तथ्य, वो बताया वनस्पति जंतुओं और खनिज के अत्यधिक शोषण का एक प्रकार से मतलब उत्पन्न जो विध्वंसक तथ्य है वो। जीन्स ब्रूंस जो है इस बात के प्रति भी सजग थे कि मनुष्य अपनी जो है प्रावैधिकी के जोर से प्रकृति के तत्वों जैसे कि वनस्पतियों पर, खनिजों पर, जंतुओं पर ये शोषण कर लेगा और कर रहा है, इसको भी बताया। और विनाशकारी उपयोग है ये भी बताया, जिसका परिणाम मानव के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, यह भी बताया। और प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होगी जिसके लिए मानव जिम्मेदार होगा, और इसे उन्होंने लुटेरा अर्थतंत्र भी कहा है। तीसरे जो तथ्य है मानव जीवन का
उसको लुटेरा क्या कहा है, अर्थतंत्र कहा किसने, जीन्स ब्रोन्स ने। तो ये इनका योगदान आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूगोल के विकास में, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, भूगोल के विकास में कांट के योगदान को स्पष्ट कीजिए। कांट कौन है भाई? कांट का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? कांट बड़े फेमस भूगोलवेत्ता हैं। और कांट की बात की है तो कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं ये? जर्मन संप्रदाय के भूगोलवेत्ता हैं। हर्बर्ट जो है, हमबोल्ट हो गए, कांट हो गए, कार्ल रिटर हो गए, ये लोग जो हैं कौन है भाई? ये लोग जो है कहाँ के? जर्मन संप्रदाय के भूगोलवेत्ता हैं। तो आपसे पूछा गया कि भूगोल के विकास में कांट के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो कांट जो है ऐसे प्रथम विद्वान थे भैया जिसने क्या किया था, भूगोल का क्षेत्र विवेचनात्मक विज्ञान के रूप में एक प्रकार से नामित किया। और हैटनर जो व्यक्ति हैं, हैटनर के समय में भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पना के रूप में विकसित एक प्रकार से हुआ करके। तो कांट के अनुसार भूगोल की परिभाषा कांट ने दी और कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के निवास के रूप है या निवास का स्थान है। ठीक है, उस भाग का अध्ययन करते हैं भूगोल के अंतर्गत। इन्होंने भूगोल की कई सारी शाखाओं के बारे में बताया, ये इनका भूगोल में योगदान रहा है। कांट जो है भूगोल को कई शाखाओं में बांटते हैं। कांट महोदय कहते हैं भूगोल, पहला भूगोल इन्होंने बताया भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत पृथ्वी के प्राकृतिक परिवेश, उसकी सामान्य रूपरेखा, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा भूगोल उन्होंने बताया गणितीय भूगोल। गणितीय भूगोल के अंतर्गत इन्होंने कहा कि पृथ्वी के ग्रहीय संबंध जो होते हैं ग्रह से, और उसकी पृथ्वी की आकृति कैसी है, उसका आकार कैसा है पृथ्वी का, पृथ्वी किस प्रकार की गति करती है, इन सभी को हम उसमें समझ सकते हैं। तीसरा इन्होंने प्रकार बताया भूगोल का, वो है राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राजनीतिक इकाइयों का उनके भौतिक परिवेश से संबंध का अध्ययन किया जाता है। और चौथा जो इन्होंने बताया उपशाखा जो है भूगोल की, वो बताई नैतिक भूगोल। नैतिक भूगोल में इन्होंने कहा कि इसमें पृथ्वी तल के विभिन्न भागों में रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के रीति रिवाज जो होते हैं, जो परंपराएं होती हैं, जो चरित्र होता है, उन सभी का अध्ययन होता है नैतिक भूगोल में। पांचवा इनका जो भूगोल की शाखा है उन्होंने बताया वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल जो है इसमें किसी देश के वाणिज्य को प्रभावित करने वाली जो भौगोलिक दशाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत वस्तुओं का विनिमय कार्य भी सम्मिलित कर लिया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा छठवां जो इन्होंने बताया और लास्ट बताया वो कौन सा है? धार्मिक भूगोल। धार्मिक भूगोल के अंतर्गत आपको पता होगा पृथ्वी के तल मतलब पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित धर्मों के उद्भव एवं विकास पर भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव का विवेचन किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है भूगोल के विकास में योगदान दिया किसने? इमैनुअल कांट ने। ओके, और पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इन्होंने दिया कांट ने। 1755 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना प्रस्तुत करी इन्होंने, और इनका कथन था कि मुझे पदार्थ दो, मैं बताऊंगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। उनके अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर व गतिहीन मतलब गतिविहीन थे, बिखरे हुए थे। कालांतर में धीरे धीरे समय बीतता गया, उसमें क्या हुआ कि आकर्षण के कारण से आपस में ये जो है टुकड़े जो थे आपस में टकराने लगते हैं, ताप और गति उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे क्या होता है वृद्धि से वायव्य राशि में परिवर्तित हो जाती है परिकल्पना, और निहारिका के रूप में बदल जाता है ये जो पूरा का पूरा एक प्रकार से जो इकट्ठा हुआ मलबा होता है। और इस निहारिका के अति तीव्र गति से भ्रमण निहारिका, ये जो आपस में जो चीज़ें होती हैं, ये कण होते हैं, वो आपस में क्या करने लगते हैं? घूमने लगते हैं बहुत तीव्र गति से। तो घूमने के कारण से क्या होता है? जब भ्रमण करते हैं तीव्र गति से तो उसके कारण से अपकेंद्रीय बल बढ़ जाता है, और जब अपकेंद्रीय बल बढ़ जाता है जिससे क्या होता है धीरे धीरे छल्ले निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, और इन्हीं छल्लों से ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। अपशिष्ट पदार्थ जो था वो सूर्य के रूप में बच गया, बाकी सब ग्रह के रूप में बनते चले गए, और इस प्रकार से सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ऐसा बताते तो वायव्य राशि परिकल्पना या निहारिका परिकल्पना जो है किसकी है? ये कांट की है। ओके, ये बात आप ध्यान रखें, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत भी इन्होंने दिया। तो ये आप इतना लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है हमबोल्ट की भौगोलिक संकल्पनाओं का परिचय दीजिए। हमबोल्ट कौन है? आप सभी को पता होगा। हमबोल्ट के बारे में क्या पूछा रहा है? भौगोलिक संकल्पनाओं के बारे में। हमबोल्ट जो हैं ये भी जर्मनी के ही भूगोलवेत्ता हैं। हमबोल्ट ये भूगोल की 7 पक्षीय संकल्पनाओं का अपने वर्णनों एवं लेखों में उपयोग करते हैं। 7 पक्ष बताते हैं भूगोल के बारे में, और इसी के आधार पर आज भी भूगोल का निरंतर विकास हो रहा है, ये मानते हैं वो। इन्होंने कहा कि भूतल मानव निवास के रूप में, यानी हमबोल्ट जो है
ये भूगोल में भूतल का अध्ययन मानव विकास के रूप में किया जाता है, ऐसा मानते हैं। भूगोल विश्व के स्थानीय विवरणों का विज्ञान है, ये भी ये मानते हैं। और सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है, या भी हमबोल्ट कहते हैं। तो ये 3-4 बातें इनकी ध्यान रखिएगा। वैसे हमबोल्ट और रिटर इन दोनों की विचारधाराओं की तुलना भी की जाती है। तो हमबोल्ट ने क्रमबद्ध भूगोल की रूपरेखा तैयार करी थी, रिटर ने प्रादेशिक भूगोल की रूपरेखा तैयार करनी, उसका विशेष महत्व है। तो रिटर जो है प्रादेशिक भूगोल के एक प्रकार से प्रणेता, हमबोल्ट जो है ये क्रमबद्ध भूगोल के। हमबोल्ट ने क्या किया, आदर्शवादी दार्शनिकता को विशेष महत्व नहीं दिया और उसके विचार हीगल के विचारों से मेल नहीं खाते हैं हमबोल्ट के। जबकि कार्ल रिटर जो हैं इनका आदर्शवादी दार्शनिकता पर इन्होंने विश्वास किया और विचार में इनकी विचारधारा हीगल के दार्शनिक विचारों से मेल खाती है। हमबोल्ट जो है, हमबोल्ट को प्रकृति की एकता और कार्यकारण संबंधों पर विश्वास था, जबकि रिटर को कार्यकारण संबंधों की तुलनात्मक विधि के आधार पर विश्वास था। हमबोल्ट की प्रवृत्ति जो थी सर्वेश्वरवाद की ओर थी, जबकि रिटर की बात की तो रिटर में ईश्वरीय उद्देश्यवाद के विचारों की प्रधानता थी। तो इस प्रकार से जो है कार्ल रिटर और इनका दृष्टिकोण भी एक प्रकार से तुलनात्मक तरीके से आप देख सकते हो हमबोल्ट का और रिटर का। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कोलंबस की यात्राओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कोलंबस की यात्राओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। कोलंबस कौन था भाई, कोलंबस कौन था बताने का प्रयास करेंगे। कोलंबस आप सभी को पता होगा कोलंबस के बारे में। अच्छा, हमबोल्ट जो है प्रकृति जीवंत समष्टि है ये बताता है। भूदृश्य की संकल्पना करी, मानव प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में इन्होंने भूगोल के बारे में बताया, कई सारी चीज़ें हमबोल्ट के बारे में। प्रश्न क्या आपसे पूछा गया है, अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट पूरा नाम था हमबोल्ट का। 1769 इसमें पैदा हुए, 1859 इसमें मृत्यु हो जाती है। बर्लिन में जन्म हुआ था। 18 साल की उम्र तक इनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी, ट्यूटर के माध्यम से, होम ट्यूटर पढ़ाने आते थे इनको। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न है किसको लेकर के, कोलंबस को लेकर। कोलंबस जो है इसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये नई दुनिया यानी अमेरिका की खोज करी थी इसने। ठीक है, किसने, कोलंबस ने। और आपसे पूछ रहा कोलंबस की यात्राओं का संक्षिप्त क्या दीजिए, विवरण दीजिए। तो कोलंबस की यात्राओं का संक्षिप्त विवरण, कोलंबस जो था ये कहाँ का निवासी था भैया। कोलंबस जो था ये जिनेवा का निवासी था और जन्म हुआ था इसका 1451 ईस्वी में। एक गरीब जुलाहे के परिवार में इसका जन्म होता है। नई दुनिया अर्थात अमेरिका की खोज करी थी इसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ओके, और आपको पता होगा इसने जो है इजाबेला जो कि स्पेन की रानी थी उनके संरक्षण में भारत की समुद्र यात्रा भी करी थी। और इसकी 4 महत्वपूर्ण यात्राएं बड़ी फेमस हैं उसी के बारे में आपसे पूछा गया। पहली यात्रा जो कोलंबस की है वो कौन सी है, प्रथम यात्रा जो इसकी कोलंबस की, वो कोलंबस ने अपनी प्रथम यात्रा 1473 ईस्वी से लेकर के 1474 ईस्वी में शुरू करी थी। दूसरी यात्रा जो इसकी है कोलंबस की, वो जो है 1493 ईस्वी में प्रारंभ करी। और इस यात्रा में इसने क्या किया, डोमिनिका यानी जो हैटी का पूर्वी भाग है वहाँ से लेकर के मेरी ग्लांटे और जो ली द्वीप है उन द्वीपों की खोज करी। और इसी यात्रा के दौरान उसने जमैका और क्यूबा द्वीपों की पर्याप्त जानकारी भी प्राप्त कर ली। और जो तीसरी इसकी यात्रा थी कोलंबस की, वो कोलंबस जो है 30 मई 1496 को शुरू करता है तीसरी यात्रा। और इस यात्रा में वह केप बर्डी द्वीपों से होता हुआ जो है ट्रिनिडाड पहुंचता है। और यहाँ से वह हैटी द्वीप होते हुए अगस्त महीने में 1496 में स्पेन पहुंचता है। तो तीसरी यात्रा इसकी ये। और जो चौथी यात्रा थी इसकी कोलंबस की, वो चौथी यात्रा इसकी अंतिम यात्रा थी। 1502 ईस्वी में प्रारंभ करता है, 1504 ईस्वी तक यात्रा करता है, पश्चिमी द्वीप समूह की खोज करी। सन 1506 ईस्वी में उसकी जीवन यात्रा जो है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है उसकी। तो एक प्रकार से कोलंबस के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने बताई आपको। अगला प्रश्न है आपका, अरब विद्वानों के खगोलीय गणित में योगदान को स्पष्ट कीजिए। अरब विद्वान, कोलंबस जो था ये अरब का ही भूगोलवेत्ता था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है आपसे, अरब विद्वानों ने, प्रश्न है अरब विद्वानों के खगोलीय गणित में योगदान को स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। प्रश्न क्या है, अरब विद्वानों की खगोलीय गणित में योगदान, खगोलीय गणित में योगदान क्या रहा है भाई इनका, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
अरब का भूगोलवेत्ता नहीं था ये कोलंबस। कोलंबस एक यात्री था, ये बात मैंने बताई कि नहीं, उसमें मैंने बोल दिया अरब भूगोलवेत्ता था। ठीक है, यात्री था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है, अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में पूछ रहा है, क्या अरब विद्वानों के खगोलीय गणित में योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो खगोलीय गणित माने क्या होता है, जो एक प्रकार से ब्रह्मांड के बारे में जानकारी है, उसी को खगोलीय गणित कहते हैं। तो इसमें खास करके अरब के भूगोलवेत्ताओं की क्या विचारधारा थी। तो अरब विद्वान जो हैं खगोलीय गणित में अपने योगदान के लिए विख्यात माने जाते हैं वास्तविक तौर पर। और इन्होंने यूनानियों का अनुसरण किया, और यूनानियों का अनुसरण करते हुए पृथ्वी को गोलाभ माना, यानी पृथ्वी का आकार गोलाभ है ऐसा बताया। अल बरूनी जो था एक प्रकार से अरब का मतलब अरब का ही एक प्रकार से विद्वान है, अल बरूनी, अल मसूदी, ये सब। ठीक है, तो अल बरूनी ने देशांतर निर्धारित करने की विधि ज्ञात करी थी। देशांतर रेखा जो है स्पेन में स्थित जो है टालोडो में अल गरकली ने नक्षत्र सारणी प्रस्तुत करी। टॉलेमी की प्रसिद्ध पुस्तक अल भाजेस्ट का अरबी में अनुवाद हुआ। और मक्का, बगदाद, काहिरा, ताशकंद, टालेडो आदि विभिन्न प्रमुख स्थानों के अक्षांश और देशांतर का ज्ञात किया इन लोगों ने। इसके अनुसार जो है क्या हुआ कि अक्षांश के मापन में 1/3 डिग्री तक त्रुटि रह जाती थी। इसके अनुसार आप देखते हैं कि पृथ्वी की परिधि जो थी इसने बताई थी, किसने, अल बरूनी ने क्या बताई थी, 20,160 मील बताई, जो कि वास्तविक परिधि से बहुत कम है। इब्न यूनुस ने ब्रह्मांड और सौरमंडल का वर्णन भी किया। पृथ्वी को ब्रह्मांड के मध्यस्थ माना जाता है अरब विद्वानों के अनुसार। अरब विद्वानों को अन्य ग्रहों में इन्होंने बताया बुध, शुक्र, मंगल, शनि, इन लोगों का ज्ञान इनको था अरब भूगोल के वेत्ताओं को। लेकिन आपकी भारतीय भूगोल वेत्ताओं की बात की जाए तो भारतीय भूगोल वेत्ता बड़े योगदान दिए हैं भूगोल में। अगला प्रश्न क्या है आपका, पांचवा प्रश्न है आपका यही, प्राचीन भारतीय भूगोल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न बड़ा ही धाकड़ है। प्राचीन भारतीय भूगोल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे बोल रहा है। तो प्राचीन भारत की अगर बात की जाए तो प्राचीन भारत में भूगोल में खास करके बहुत योगदान भूगोल में किसने दिया है, भारतीय लोगों ने दिया है। भारत में आप सभी को पता होगा कि भारत शुरुआत से ही सप्त सिंधु प्रदेश के 7 जो है प्रदेशों के बारे में, ठीक है, 7 नदियों के बारे में, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सरस्वती के बारे में बताया। आर्यों ने ही जलवायु के परिवर्तन को आधार मान करके एक प्रकार से आप देखोगे कि जो है वर्ष मतलब कि एक वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा। और कृषि को प्रभावित करने वाले मेघ, वर्षा, बिजली, हिमपात, धूप, सूखा, इन सभी का गहन अध्ययन किया भारतीयों ने। और भारतीय लोगों ने ही भूमि की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने और मिट्टी की में पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु गोबर द्वारा एक प्रकार से खाद का निर्माण भी भारतीय के द्वारा किया गया। भूमि को परती छोड़ करके उस पर प्राकृतिक घास व पौधे उगाना, फिर बाद में उसे जला करके जुताई करना, उस भूमि पर फसलों का उत्पादन करना प्रारंभ करना, मतलब करना, अच्छी फसलें होती हैं ऐसे करने से। ये सब भी एक प्रकार से भूगोल मतलब प्राचीन भारतीय भूगोल वेत्ता द्वारा ही दिया गया। इसके अलावा कृषि के अतिरिक्त आप देखते हैं आर्य लोग पशुचारण भी किया करते थे, पशुपालन व्यवसाय था, ठीक है, और भी तमाम प्रकार की चीज़ें ये लोग किया करते थे। और आर्य लोग जो थे ये मतलब कि लोग जो थे लौह अयस्क को गला करके कठोर लोहा बना देते थे। और इन कठोर लोहे से भी तमाम प्रकार के यंत्रों का निर्माण करते थे। वेदों में सोना, चांदी, जस्ता, रांगा, इन तमाम प्रकार के खनिजों का वर्णन भी मिलता है। वैदिक कालीन भारत के निवासी नाविक विद्या में भी निपुण थे, क्योंकि वेदों में आप देखते हैं समुद्र तथा समुद्र तटीय भू रचना का विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा। कृषि एवं पशुचारण प्रधानता के कारण अधिकांश लोग गाँवों में बसा करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ नगर भी स्थापित किए गए थे जो कि कला, कौशल, शिक्षा, धर्म, संस्कृति, व्यापार इसके लिए प्रसिद्ध थे। कुछ इतिहासकारों ने वैदिक सभ्यता के बाद रामायण महाभारत का युग, तत्पश्चात बौद्धकालीन युग और ईसा से 6 शताब्दी पूर्व बौद्ध काल की शुरुआत हुई थी, ऐसा लोग बताते हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि भारत में प्राचीन भारत के निवासी सौरमंडल की ग्रहों की चाल, पृथ्वी के परिभ्रमण और कृषि पर जलवायु का प्रभाव, इन तमाम सभी लोगों के बारे में जानते थे, नवग्रहों के बारे में जानते थे, ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य चा गुरुर्च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरहा भवन्तु। इस प्रकार से लोगों ने एक प्रकार से
शुरुआत से ही आप देखते हैं गंगे, तमाम सारी नदियों के बारे में मिलता है। गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सान्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरतस् तीर्थानि जलदा नदः। इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास। ठीक है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मतलब जम्बूद्वीप भरतखंड सब चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास किया। तो भारतीय लोग बड़े विद्वान थे, बात आप ध्यान रखेंगे। वेदों में बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, अभी उठा करके आप देखेंगे तो बहुत सारे भूगोल इतिहास सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका और करके, तो चाहो तो ये प्रश्न कर दो भाई, और चाहो तो ये प्रश्न कर दो, दोनों में से कोई एक ही करना है, बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि भूगोल में द्वैतवाद पर टिप्पणी कीजिए। द्वैतवाद क्या है ये बात आप ध्यान रखेंगे। द्वैतवाद क्या है फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। ओके, द्वैतवाद क्या है फटाफट से बताने का प्रयास करें, सभी लोग बताएंगे। ओके, अच्छा, भारतीय भूगोलवेत्ताओं के नाम पूछे तो क्या क्या बताओगे? बारामीर का नाम बता दीजिएगा, आचार्य ब्रह्मगुप्त का नाम बता दीजिएगा, आर्यभट्ट द्वितीय का नाम बता दीजिएगा। ठीक है, और भास्कराचार्य का नाम बता दीजिएगा, इस आर्यभट्ट का नाम बता दीजिएगा। तो आर्यभट्ट द्वितीय, ठीक है, भास्कराचार्य, बारामीर, मतलब आचार्य ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, तो ये सभी लोग विद्वान हैं जो कि भारत के भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, क्लियर। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया कि भूगोल में द्वैतवाद, ड्यूलिज्म इन जियोग्राफी, भूगोल में द्वैतवाद के अगर बारे में अगर आपको बताऊं तो द्वैतवाद का मतलब होता है कि एक ही विषय वस्तु के दो उपागम हो, दो तरीके से अध्ययन किया जाए। जैसे कि बात की है भूगोल में तमाम प्रकार के आधार बना करके आप देखते हैं आजकल द्वैतवाद फैला हुआ है। भूगोल में खास करके आप देखते हैं द्वैतवाद की विचारधारा यूरोप में पुनर्जागरण काल के उत्तरार्ध से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। समय के साथ साथ भूगोल में नवीन द्वैतधाएँ जो है सामने आती गई हैं। शुरुआत में आप देखते हैं दो ही विचारधारा भूगोल को लेकर के, मानव भूगोल और एक जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी और मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी, दोनों का एक प्रकार से चूँकि मनुष्य के क्रियाकलापों का और प्रकृति के बीच का संबंध अध्ययन करता है मानव भूगोल, और प्राकृतिक चीज़ों के बारे में मतलब कि जो एक प्रकार से इससे कि वर्षा कैसे होती है, नदियों के बारे में, समुद्र की लवणता के बारे में, ठीक है, नदियाँ बहती कैसी हैं, गार्ज का निर्माण करती हैं या फिर जो है डेल्टा बनाती हैं, ये तमाम प्रकार की चीज़ों का जो है ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब भौतिक भूगोल है। तो भौतिक भूगोल पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और मानव भूगोल पूर्ण रूप से क्या है, एक प्रकार से वो मानवीय चीज़ों को यानी कि ह्यूमैनिटीज़ का शब्द हो सकता है। तो एक प्रकार से आप देखते हैं कि द्वैतवाद यही है कि भूगोल जो है ये द्वैतवाद मतलब एक प्रकार से मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, ये एक तो द्वैतवाद हो गया। वैसे मुख्य रूप से कई सारे द्वैतवाद आपको मिलेंगे भूगोल में। पहला तो है आपका सामान्य भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, एक सामान्य भूगोल है एक प्रादेशिक भूगोल, इसमें दोनों में एक प्रकार से होता है। दूसरा द्वैतवाद कौन सा? भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल का। तीसरा कौन सा हो सकता है? नियतिवाद बनाम संभववाद। चौथा क्या हो सकता है आपका भूगोल में? एक प्रकार से आगमनिक बनाम निगमनिक उपागम। पांचवा आप लिख सकते हो आगमनिक मतलब सैद्धांतिक बनाम व्यवहारिक भूगोल। तो इस प्रकार से भूगोल में द्वैतवाद जो है ये काफ़ी रहा है, काफ़ी दिनों तक चला है, लेकिन द्वैतवाद की अवधारणा मेरे हिसाब से या वैज्ञानिकों ने एक प्रकार से इसमें द्वैतवाद पर काफ़ी चर्चा करी। नियतिवाद और संभववाद द्वैतवाद की काफ़ी चर्चा रही है। पर्यावरण और प्रकृति के समर्थक एक प्रकार से थे विडाल डी लाप्लास, उन्होंने संभववाद का समर्थन किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं द्वैतवाद सभी सामाजिक विज्ञानों में समय समय पर आते रहते हैं और इसमें भूगोल को हानि और लाभ दोनों होता है द्वैतवाद से। द्वैतवाद को किसी विषय के साथ पूरक रूप में लेने पर सार्थक होता है। द्वैतवाद में एक प्रकार से एक विषय नहीं होता है। द्वैतवाद से मतलब होता है किसी विज्ञान या विषय विशेष को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं तथा उपागम को ही संपूर्ण विषय मान करके उस विषय को दो भागों में या दो अर्धकों में बांट करके फिर उसका अध्ययन किया जाए। और इस आधार पर भूगोल का दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क या अंतर्द्वंद ही कहा जा सकता है। भूगोल के वास्तविक विषय क्षेत्र एवं चिंतन के इस आधार पर इसका प्रभाव आज भी नकारात्मक ही माना जाता है। और कुल मिलाकर के भूगोल का दो भागों में विभाजन मिथ्या है, गलत है। ठीक है, भूगोल एक प्रकार से सभी को अपने आप में समेटे हुए, तो इस प्रकार समझना चाहिए इसको। आगे बढ़ते हैं, आपको अगला प्रश्न है आपका देखेंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात किए तो दो प्रश्न आपसे आपको करने होंगे, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं खंडसा से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 500 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना होता है।
ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों के उत्तर को बड़े आसानी से ध्यान से एक प्रकार से पढ़िएगा। बाकी हमारा मॉडल पेपर 2022 वाला जो है, 2021 वाला, उन सभी को भी देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल मिलेगा। और बाकी और भी मॉडल पेपर मैं देता रहूँगा। अब प्रश्न क्या है, भूगोल का अध्ययन क्षेत्र तथा शाखाओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भूगोल के विकास में यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान का विवेचन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में भूगोल के विकास की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न जरूर आता है, 10 नंबर आपको दिलवा करके जाएगा। अगला प्रश्न है, हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर की विचारधाराओं की समानताएं और असमानताएं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल के विकास में विडाल डिला ब्लास के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी मैं आपको इसके बारे में बताने का प्रयास भी करूंगा आने वाले समय में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, बाकी और भी मॉडल पेपर मैं सेकंड पेपर का, थर्ड पेपर के तीनों भागों का, और फिर से एक प्रकार से फिर जियोग्राफिकल थॉट का, इस प्रकार से आपकी क्लासेस होती रहेंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। राजनीति विज्ञान का भी पेपर 1 का भी मॉडल पेपर आ चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल करेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ, मतलब कि प्रकार से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये जो मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वीडियो हुई थी इसकी लाइव रात के 9 बजे से, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।